शादी की पहली रात थी। कमरे में दिया जल रहा था, लेकिन अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वो पलंग के किनारे बैठा था, सिर दोनों हाथों में दबाए। सामने लाल जोड़े में बैठी लड़की उसकी पत्नी थी। भारी शरीर, झुकी नजरें और कांपते हाथ। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे साथ ये क्या हो गया? उसकी आवाज टूट गई। सावित्री ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मुझे देखिए मत, लेकिन इतना जान लीजिए, इस शादी में मेरी भी कोई मर्जी नहीं थी। यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसे लोग पकड़ौवा विवाह कहते हैं। बिहार के एक जमींदार की संस्कारी लेकिन मोटी बेटी, जिसे बचपन से ताने मिले। शादी की उम्र आई, रिश्ते आए और लौटते गए। आखिर समाज ने रास्ता चुना, जबरदस्ती। पास के गांव का सरकारी नौकरी वाला लड़का, बंदूक की नोक पर बंधा रिश्ता। सुबह होते होते सावित्री ससुराल पहुंची, जहां उसका स्वागत तानों और शक से हुआ। मोटी देह, अनचाहा रिश्ता और हर दिन की परीक्षा, लेकिन वो टूटी नहीं। घर के काम, रात की चुपचाप की गई मेहनत, कम खाना, ज्यादा चलना, सावित्री बदलती गई। सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी। जिसने उसे बोझ समझा था, वही धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। ये कहानी शादी की नहीं है, ये कहानी है जब जबरदस्ती से शुरू हुआ रिश्ता इंसानियत से जुड़ गया। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से जिले में गंडक नदी के किनारे बसा था नरहरपुर गांव। वही गांव जहां आज भी खेतों की मेड़ों पर बैठकर लोग किस्मत के फैसले सुनाते थे और औरतों की जिंदगी का दायरा घर की चार दीवारी से आगे कम ही जाता था। इसी गांव के सबसे बड़े जमींदार थे रामधारी सिंह। पैसों की कोई कमी नहीं थी, सैकड़ों बीघा जमीन, पक्का मकान, शहर में भी नाम। मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत कोई जमीन या पैसा नहीं, बल्कि उनकी बेटी थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। चेहरा गोरा, आंखें बड़ी और शांत, लेकिन शरीर भारी, बहुत भारी। लोग उसे देखते ही पहले यही कहते, लड़की तो ठीक है, बस बहुत मोटी है। ये बस ही उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। स्कूल में बच्चे हंसते थे, कोई हाथी कहता, कोई मोटकी। खेल के समय उसे आखिर में चुना जाता, कभी कभी तो चुना ही नहीं जाता। सावित्री चुपचाप सब सहती। घर आकर मां की तस्वीर के सामने बैठ जाती। मां बचपन में ही गुजर गई थी, पिता ही उसके सब कुछ थे। रामधारी सिंह अपनी बेटी को ढाल बनकर बचाते थे। जो कहे कहने दो, वे कहते, मेरी बेटी में संस्कार हैं, वही सबसे बड़ी बात है। और सच में सावित्री संस्कारी थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूजा करती, फिर रसोई में पिता के लिए चाय बनाती। बोलने में संयम, आंखों में संकोच। उसने कभी अपनी तकलीफ पिता से खुलकर नहीं कही, मगर रामधारी सब समझते थे। वक्त बीतता गया। सावित्री की उम्र 18 से 20 और फिर 22 हो गई। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जमींदार की बेटी है, फिर भी बैठी है। मोटी लड़की से कौन शादी करेगा? रामधारी सिंह के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उन्होंने रिश्ते देखने शुरू किए। शहर तक बात गई। दहेज देने को तैयार थे, जमीन देने को भी। मगर जैसे ही लड़की की तस्वीर या हकीकत सामने आती, बात ठंडी पड़ जाती। किसी ने साफ कह दिया, लड़की अच्छी है, पर हमारे लड़के की पसंद नहीं। रामधारी भीतर से टूटते गए। उन्हें एक ही आस थी, सरकारी दामाद। बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, इज्जत होती है। उन्होंने कोशिश की, नेताओं से मिले, बिचौलियों से बात की, मगर बात नहीं बनी। सावित्री सब समझ रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ है तो मैं शादी नहीं करूंगी। रामधारी की आंखें भर आईं। ऐसा मत कह बिटिया, तेरी शादी करना मेरा फर्ज है। उसी बीच गांव में एक खबर फैली। पास के गांव हरिहरपुर में एक लड़के को सरकारी नौकरी लग गई थी। नाम था अजय कुमार। साधारण परिवार, लेकिन नौकरी लगते ही उसकी कीमत बढ़गंगी था। रामधारी को यह खबर किसी जान पहचान वाले ने दी। बात आगे बढ़ी, लेकिन फिर वही हुआ। लड़की को देखकर अजय के घरवालों ने मना कर दिया।
यहीं से कहानी ने अंधा मोड़ लिया। बिहार की उस काली सच्चाई ने सिर उठाया जिसे सब जानते हैं मगर कोई खुलकर नहीं मानता। पकड़ौवा विवाह। रामधारी सिंह ने न तो खुलकर हां कहा न मना, मगर कुछ लोगों ने इसे उनकी खामोशी की सहमति समझ लिया। एक रात जब अजय अपने दोस्त के साथ बाजार से लौट रहा था, कुछ लोगों ने उसे जबरन पकड़ लिया। सुबह होने से पहले मंदिर में शंख बज चुके थे। सावित्री दुल्हन बनी बैठी थी। लाल जोड़ा भारी शरीर पर और भारी लग रहा था। हाथ कांप रहे थे, आंखें डरी हुई थीं। उसे बताया गया था कि यही उसका पति है। उसने कुछ नहीं पूछा, शायद पूछने की ताकत ही नहीं बची थी। अजय जब होश में आया और हालात समझे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात को पहली बार जब वो कमरे में गया और सावित्री को देखा तो सन्न रह गया। गुस्सा, डर और बेबसी सब एक साथ फूट पड़े। वो पलंग पर बैठकर रोने लगा। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन इसमें मेरी भी कोई मर्जी नहीं थी। अजय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रात बहुत लंबी थी और सुबह और भी कठिन होने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर गांव की कच्ची सड़कों पर फैली, तब अजय के माथे पर पसीना था। रात भर वो सो नहीं सका था। आंखों में जलन, मन में गुस्सा और दिल में डर। वो जानता था कि जो हुआ है उससे भागा नहीं जा सकता। गांव के लोग, रिश्तेदार, समाज, सबकी निगाहें अब उसी पर थीं। सावित्री चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। न कोई शिकवा, न कोई सवाल। अजय के घर पहुंचे तो माहौल और भी भारी हो गया। मिट्टी का आंगन, एक पुराना सा मकान और दरवाजे पर खड़ी उसकी मां। जैसे ही उन्होंने बहू को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। यही है? सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उनमें तिरस्कार भरा था। अजय कुछ नहीं बोला। उसे लगा जैसे जमीन में गड़ जाना बेहतर होता। घर के अंदर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई कह रहा था, लड़की तो बहुत भारी है। कोई बोला, सरकारी नौकरी मिलते ही जमींदार ने पकड़वा दिया। सावित्री सब सुन रही थी। कानों तक आवाज पहुंच रही थी, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपने आंचल को कसकर पकड़ लिया। सास ने बिना देखे कहा, रसोई उधर है, चूल्हा जलाना आता है कि नहीं? सावित्री ने धीमे से कहा, आता है। वो रसोई में चली गई। भारी शरीर के बावजूद उसके हाथ तेजी से चलने लगे। आटा गूंथा, चूल्हा जलाया, चाय बनाई। किसी ने तारीफ नहीं की। चाय रखते समय एक देवरानी ने हंसकर कहा, इतनी मोटी होकर भी काम कर लेती है, अरे वाह। अजय ये सब देख रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो गुस्से में था, लेकिन जाने क्यों उस लड़की पर नहीं, हालात पर। दोपहर तक बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग देखने आने लगे जैसे कोई तमाशा हो। कोई सीधा पूछ लेता, बहू कैसी है? कोई हंसकर कहता, सरकारी दामाद को जमींदार ने बांध लिया। सावित्री हर सवाल पर बस सिर झुका लेती। रात को जब सब सो गए, अजय बाहर खाट पर बैठा रहा। सावित्री कमरे में थी। दोनों के बीच दीवारों से ज्यादा दूरी थी। थोड़ी देर बाद सावित्री ने हिम्मत की और बाहर आकर बोली, आप खाना खा लीजिए, ठंड लग जाएगी। अजय ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान और डर। तुम क्यों आई हो? वो रूखे स्वर में बोला। तुम क्यों आई हो? वो रूखे स्वर में बोला। तुम्हें पता है मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। सावित्री की आवाज कांप गई। मुझे भी कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। अजय चुप हो गया। वो जवाब नहीं ढूंढ पाया। अगले दिन से सावित्री की असली परीक्षा शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर की सफाई, जानवरों को चारा, खेत से लौटे लोगों के लिए खाना। कोई मदद नहीं करता। ऊपर से ताने, अरे धीरे चल, जमीन बैठ जाएगी, इतना खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। कभी कभी वो अकेले में रोती, लेकिन किसी को दिखाती नहीं। पिता की याद आती तो आंखें भर आती, मगर उसने तय कर लिया था, टूटना नहीं है। इसी बीच उसने एक बात नोट की। घर के लोग उसे आलसी समझते थे,
लेकिन वो खुद भी जानती थी कि उसका शरीर उसका दुश्मन बन चुका है। उसने चुपचाप एक बदलाव शुरू किया। सुबह काम के बाद वो थोड़ी देर छत पर टहलने लगी। शाम को खाना कम खाने लगी। रात में सब सो जाते तो आंगन में टहलती। किसी को भनक नहीं लगी। अजय ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी चुप कैसे रह सकती है। एक दिन उसने देखा सावित्री भारी बाल्टी उठाकर भी बिना शिकायत के काम कर रही थी। उसकी मां ने झिड़क दिया, अकल नहीं है क्या, गिर पड़ी तो? सावित्री ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, गिरूंगी नहीं मां। वो मां शब्द अजय के दिल में कहीं अटक गया, शायद पहली बार। उस रात अजय ने सोचा, शायद ये लड़की वैसी नहीं है जैसी उसने समझ ली थी। लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा था। सावित्री को उस घर में आए 1 महीना हो गया था। दिन एक जैसे गुजरते थे, काम, ताने, चुप्पी। मगर उस चुप्पी के भीतर कुछ बदल रहा था। उसका शरीर थकता था, लेकिन मन मजबूत हो रहा था। उस दिन गांव में हाट लगा था। अजय की मां ने उसे सब्जी लाने भेजा। जाते वक्त ताना भी दे दिया, ध्यान रखना, सब पैसा मत उड़ा देना, पता नहीं कहां कहां मुंह मारती फिरती हो। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसने पैसे उठाए और हाट की ओर चल दी। चलते चलते उसे अपने शरीर का बोझ महसूस हुआ। सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। हाट में कुछ औरतें उसे पहचान गईं। अरे, यही है पकड़ी गई बहू। सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला है, फिर भी ऐसी लड़की। उनकी हंसी सावित्री के कानों में चुभी। एक पल को उसका मन हुआ कि सब्जी वहीं छोड़कर लौट जाए, मगर फिर उसे अपने बाबूजी का चेहरा याद आया। वो सीधी खड़ी हुई, सब्जी तोली और पैसे पूरे गिनकर दिए। घर लौटते समय रास्ते में वो फिसल गई। सब्जियां बिखर गईं, घुटने में चोट लग गई, खून निकल आया। एक आदमी ने मदद करनी चाही तो वो खुद उठ गई। मैं ठीक हूं, उसने कहा, हालांकि दर्द तेज था। घर पहुंचते ही नई मुसीबत खड़ी हो गई। सास ने देखा कि सब्जियां कम हैं। पूरा पैसा कहां गया? आवाज में शक था। सावित्री ने पहली बार आंख उठाकर देखा। सब्जी महंगी थी, पैसे पूरे हैं। झूठ मत बोल, सास चीख पड़ी, तू तो चोरी भी करने लगी। यह सुनकर जैसे उसके अंदर कुछ टूट नहीं बल्कि जल उठा। मैं चोरी नहीं करती। सावित्री की आवाज धीमी थी लेकिन साफ। मुझे चाहे जितना बुरा कहिए, पर चोर मत कहिए। घर में सन्नाटा छा गया। अजय भी वहीं था। उसने पहली बार सावित्री को इस तरह बोलते देखा। न चीख न रोना, बस आत्मसम्मान। सास कुछ बोल नहीं पाई। वो मुड़कर अंदर चली गईं। उस रात सावित्री देर तक सो नहीं सकी। घुटने का दर्द और मन की चोट दोनों साथ थे। उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अगर इस घर में रहना है तो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। अगले दिन से उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। सुबह के काम के बाद वो खेत की मेड़ पर तेज चाल से चलती। सांस फूलती, पसीना बहता, लेकिन वो चलती रहती। खाने में वो कम तेल और कम चावल लेने लगी। भूख लगती, मगर उसने खुद को समझाया। अजय दूर से ये सब देखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसके लिए है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, इतना क्यों चलती रहती हो? सावित्री ने बिना देखे कहा, क्योंकि मुझे बदलना है। किसके लिए? अपने लिए। यह जवाब अजय को चुप करा गया। धीरे धीरे घर में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। सावित्री अब पहले से थोड़ा तेज चलने लगी थी। उसका चेहरा थका जरूर रहता, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उसने सास की दवा समय पर देना शुरू किया। देवर की पढ़ाई में मदद की। कोई एहसान नहीं जताया। एक दिन अजय की मां को तेज बुखार आ गया। सब घबरा गए। सावित्री ने बिना देर किए काढ़ा बनाया, माथे पर पट्टी रखी और पूरी रात जागती रही। सुबह मां की हालत बेहतर थी। मां ने पहली बार धीरे से कहा, पानी दे दे। सावित्री ने दिया। कोई ताना नहीं, कोई शिकवा नहीं। अजय ये सब देख रहा था। उसके भीतर का गुस्सा अब उलझन में बदल रहा था। वो सोचने लगा, क्या वाकई ये लड़की सिर्फ उसकी किस्मत की सजा है, या शायद कुछ और? सावित्री के आने के बाद घर की हवा धीरे धीरे बदलने लगी थी। किसी ने खुलकर माना नहीं, मगर सब महसूस करने लगे थे। अब वो सिर्फ पकड़ी गई बहू नहीं रही थी। वो घर का काम संभालने वाली,
समय पर सब कुछ करने वाली बहू बन चुकी थी। सबसे बड़ा बदलाव उसके शरीर में दिखने लगा था। पहले जहां चलने में दिक्कत होती थी, अब वो तेज कदमों से आंगन पार कर लेती। चेहरे की सूजन कम होने लगी थी। कपड़े पहले जितने तन नहीं लगते थे। ये बदलाव धीरे धीरे आया था, बिना शोर किए। लेकिन असली बदलाव उसके मन में था। एक दिन गांव में किसी की शादी थी। अजय की मां ने कहा, तू भी चल, घर में बैठकर क्या करेगी। ये पहला मौका था जब उसे कहीं साथ ले जाया जा रहा था। सावित्री ने सादा सा साड़ी पहना, बाल ठीक से बांधे। जब वो आंगन से निकली तो अजय की नजर उस पर ठहर गई। वही चेहरा, वही आंखें, मगर कुछ अलग था, आत्मविश्वास। शादी में कुछ औरतें उसे देखकर चुप हो गईं। कुछ ने कान में बातें की, मगर इस बार सावित्री ने सिर नहीं झुकाया। उसने सबको नमस्ते किया और शांति से बैठ गई। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बहू, तुम में तो बड़ा धीरज है। सावित्री मुस्कुरा दी। सीख लिया है काकी। घर लौटते वक्त अजय ने पहली बार उससे सामान्य स्वर में बात की। तुम थक गई होगी। सावित्री ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थोड़ा, उसने सच कहा। उस रात दोनों के बीच पहली बार अजीब सी चुप्पी नहीं थी, बस शांति थी। अगले हफ्ते अजय की नौकरी को लेकर शहर जाना पड़ा। उसकी मां बीमार थीं। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सावित्री पर आ गई। उसने सब संभाला, दवा, खाना, खेत का हिसाब, सब। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। एक दिन सास ने कहा, आज तुम आराम कर लो। सावित्री को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। मैं ठीक हूं मां। वो मां अब बनावटी नहीं लग रहा था। अजय जब लौटा तो घर का हाल देखकर हैरान रह गया। मां पहले से बेहतर थीं। घर साफ, सब कुछ ठीक। उसने मन ही मन माना कि सावित्री ने यह सब अकेले किया है। उस शाम वो छत पर टहल रही थी। पसीना बह रहा था, सांस तेज थी। अजय पास आकर बोला, इतनी मेहनत मत किया करो। सावित्री रुकी नहीं। मेहनत से डर नहीं लगता अब। फिर किससे लगता है? उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा। खुद से हार जाने से। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। गांव में अब बातें बदलने लगी थीं। लोग कहने लगे, जमींदार की बेटी है, संस्कार तो हैं। मोटी थी मगर दिल की अच्छी है। सावित्री ने यह सब सुना, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत घर के भीतर थी। सास अब उसे ताना नहीं देती थीं। देवर उससे पढ़ाई पूछने लगा था। और अजय अब उसे सिर्फ मजबूरी नहीं समझता था। उसके मन में एक सवाल उठने लगा था, अगर यह शादी जबरन न हुई होती तो क्या वो सावित्री को कभी जान ही नहीं पाता। एक रात उसने धीमे से कहा, तुम बुरी नहीं हो। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान आई। सर्दियों की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। सावित्री गेहूं सुखा रही थी। तभी अजय ने आकर कहा, तैयार हो जाओ, कल हम तुम्हारे बाबूजी के यहां चलेंगे। सावित्री एक पल को कुछ समझ नहीं पाई। सच? उसकी आवाज में डर भी था, खुशी भी। हां, अजय ने कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। उस रात सावित्री देर तक जागती रही। उसे अपने बचपन का घर याद आया, बाबूजी की आवाज, उनका भरोसा। वो सोच रही थी कि वो उन्हें किस मुंह से देखेगी। पकड़ौआ विवाह की बात अब भी उसके दिल में चुभती थी। अगली सुबह वे दोनों बस से नरहरपुर के लिए निकले। रास्ते भर खेत, नदियां और पुराने पेड़ पीछे छूटते गए। सावित्री खिड़की से बाहर देखती रही। जब गांव दिखा तो उसकी आंखें भर आईं। रामधारी सिंह दरवाजे पर खड़े थे। उम्र बढ़ गई थी, मगर आंखों में वही अपनापन था। सावित्री उन्हें देखते ही दौड़कर उनके गले लग गई। बाबूजी। रामधारी की आवाज कांप गई। मेरी बिटिया। अजय थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। उसे अपराध बोध हो रहा था। कुछ देर बाद वो आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने देर से समझा। रामधारी सिंह ने उसे देखा। गलती एक की नहीं होती बेटा। जिंदगी कभी कभी सबको बांध देती है। घर में सावित्री को फिर से वही प्यार मिला जो कभी नहीं बदला था।
बाबूजी ने उसे ध्यान से देखा। कमजोर नहीं रही अब, उन्होंने कहा। सावित्री मुस्कुरा दी। आपने ही तो सिखाया था। 2 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा रखी गई। इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी, सब कुछ शांति से हुआ। अजय ने खुद सावित्री की मांग भरी। यह कोई रस्म नहीं, एक स्वीकार था। लौटते वक्त अजय ने कहा, अगर तुम चाहो तो शहर चल सकते हैं, नई शुरुआत। सावित्री ने थोड़ी देर सोचा। जहां सम्मान हो वहीं घर होता है। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी, मगर साफ थी। सावित्री ने सुबह की सैर जारी रखी। उसने पास की औरतों को भी साथ चलना सिखाया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बदल रही थी। समय के साथ उसका वजन और कम हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसका डर कम हुआ। अजय अब उसका साथी था, सिर्फ पति नहीं। कभी कभी वो सोचती, अगर वो टूट गई होती तो क्या ये सब संभव होता? शायद नहीं। एक शाम अजय ने कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। सावित्री ने आसमान की तरफ देखा, और मैं खुद की। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, मगर यहीं पूरी होती है। क्योंकि ये कहानी शादी की नहीं थी, ये कहानी थी खुद को पाने की।